हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 21 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 119 टॉपिक हम प्रीवियस 20 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में। देन हम देखेंगे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सिंथेसाइसिस रिपोर्ट 2022 के बारे में। अभी भारत के 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो जानेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम नाविक के नाम से जानते हैं, तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया गया है, तो जानेंगे ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। अभी इंडियन सैंडलवुड भी अभी चर्चा में है, तो चर्चा करेंगे इंडियन सैंडलवुड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है एक एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको नोटिफाइड किया गया था अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये एक रेस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रेजल ऑफ जो भी प्रपोजल होते हैं जीएम ऑर्गेनिज्म और उससे संबंधित प्रोडक्ट के रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है एक एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत नहीं, बल्कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत है, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको नोटिफाइड किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये बॉडी रेस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रेजल ऑफ प्रपोजल जो भी रिलेटेड होते हैं जीएम ऑर्गेनिज्म और उससे संबंधित प्रोडक्ट के रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने रिकमेंड किया है कि जो DMH11 है उसको अप्रूवल दे दिया गया है फॉर कॉमर्शलाइजेशन। अर्लियर भी इस तरीके का अप्रूवल दिया गया था 2017 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा उसको वीटो कर दिया गया था। ये जो रिकमेंडेशन दी है एक वे तैयार करेगी फॉर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फर्स्ट GM फूड क्रॉप्स इन इंडिया। इसके अलावा ये कॉमर्शलाइजेशन होगा, इसको सुपरवाइज किया जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, और ये भी जो सब्जेक्टेड रहेगा सीड एक्ट 1966 के अंतर्गत। अगर हम DMH11 की बात करें तो जो मस्टर्ड की ये किस्म है ये डेवलप की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है उसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है कि इसको एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाए फॉर ट्रांसजेनिक हाइब्रिड जो मस्टर्ड है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को। अगर हम बात करें तो इसका जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया है क्रॉप प्लांट्स का, जिसके अंतर्गत 2 एलियन स्पीसीज हैं जो कि सॉइल बैक्टीरियम जिसको हम बैसिलस अमाइलोक्यूफेसियंस कहते हैं, इन सॉइल बैक्टीरियम को इनमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा इसको डेवलप किया गया है फॉर क्रॉसिंग इंडियन जो मस्टर्ड जो वेराइटी है हमारी बरना उसके अंतर्गत, साथ ही साथ जो ईस्ट यूरोपियन अर्ली जो हीरा 2 के नाम से हम जानते थे उस म्यूटेंट को इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है। इनकी जो क्रॉसिंग जेनेटिक स्ट्रक्चरिंग करके इनको तैयार किया गया है। अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में तो ये एक एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। इसको नोटिफाइड किया गया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रेजल ऑफ प्रपोजल जो भी रिलीज करना है जीएम ऑर्गेनिज्म और उससे संबंधित प्रोडक्ट को जो कि सामान्य रूप से माने जाते हैं कि ये हैजार्डस हैं, तो उनको ये अप्रेजल करने का काम करता है, उनको अप्रूव करने का इसके द्वारा प्रयास किया जाता है। तो अगर अब इसको मिनिस्ट्री के द्वारा भी अप्रूव कर दिया जाता है तो इसका कॉमर्शलाइजेशन होने शुरू हो जाएगा और ये फर्स्ट फूड क्रॉप्स होगी जिसका कॉमर्शलाइजेशन भारत में हो पाएगा। तो ये हमने बात की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC सिंथेसाइसिस रिपोर्ट 2022 के बारे में है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये सेकंड रिपोर्ट है जो कि एनुअल समरी दे रही है क्लाइमेट कमिटमेंट जो कि कंट्रीज के द्वारा किए गए हैं।
सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये रिपोर्ट एनालाइज करती है एनडीसीज को, जो कि 193 पार्टीज है इसके अंतर्गत, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में है, जो कि इंक्लूड करती है 24 अपडेट्स न्यू एनडीसी जो कि सबमिट किया गया था कोप 26 ग्लासगो में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये जो रिपोर्ट निकाली गई है एनडीसी कंट्रीब्यूशन जो सिंथेसाइसिस रिपोर्ट है 2022 UNFCCC के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये सेकंड सच रिपोर्ट है जो कि एनुअल समरी है क्लाइमेट कमिटमेंट जो कि कंट्रीज के द्वारा किए गए हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये रिपोर्ट एनालाइज करती है जो 193 पार्टीज हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, जिसमें जो 24 अपडेट्स हैं न्यू एनडीसीज के जो कि सबमिट किए गए हैं अभी तो कोप 26 ग्लासगो के अंतर्गत, तो उनको एनालाइज इसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी ये सेकंड रिपोर्ट रिलीज की गई है जो एनुअल समरी है क्लाइमेट कमिटमेंट्स मेड बाय द कंट्रीज, और उसके इम्पैक्ट जो कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस पे क्या पड़ रहे हैं उसके बारे में। ये कमिटमेंट्स हैं जो कि आपके जाने जाते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में, जो कि कंट्रीज के द्वारा साइन किए गए थे पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, जो कि 2015 में हुआ था। कोप 21 के नाम से इसको हम जानते हैं। इस रिपोर्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन है जो भी टारगेट्स रखे गए हैं कंट्री के अंतर्गत, उनके द्वारा जो पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं, मेजर्स लिए जा रहे हैं टू रिड्यूसिंग नेशनल एमिशंस को कम करने के लिए, साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स है उससे एडेप्ट करने के लिए। जो रिपोर्ट एनालाइज करती है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑफ 193 जो पार्टीज हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, इसमें जो 24 अपडेट्स हैं और न्यू एनडीसीज जो इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था कोप 26 ग्लासगो के अंतर्गत, तो उसको इसमें रिपोर्ट एनालाइज किया गया है। इसमें जो अपडेटेड एनडीसीज की बात करें जो कोप 26 ग्लासगो में किया गया, ये मैनिफेस्ट करता है पेरिस एग्रीमेंट को, जो कि एक रैचिंग मैकेनिज्म है। इसके अंतर्गत कंट्रीज को क्या करना है कि उनको जो अपने प्लेजेस हैं उनको रिवाइज करना है मोर एम्बिशियसली एवरी 5 ईयर्स पर। तो ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि रैचिंग जो मैकेनिज्म है वह किससे संबंधित है और ये किसके अंतर्गत आया है। तो ये कोप 26 जो कि अभी ग्लासगो में आयोजित किया गया था उसके अंतर्गत आया है, और ये एक तरीका का कंट्रीज को अपने रिवाइज करने होंगे प्लेजेस को मोर एम्बिशियसली एवरी 5 ईयर्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें इस रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स के बारे में, तो कंट्री जो बैंडिंग है जो कर्व करने के लिए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को वह कम तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो एफर्ट ले रहे हैं वो इनसफिशिएंट है। जो कि हमें टारगेट रखा गया है कि 100 तक हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लिमिट करना है, तो वो उस टारगेट को पाने के लिए इनसफिशिएंट है। अगर हम क्यूमुलेटिव CO2 एमिशंस की बात करें 2020 से 30 की, तो ये 86% होगा जो कि रिमेनिंग कार्बन बजट्स का। इसके अलावा इसमें 86% यूज कर लिया जाएगा जो रिमेनिंग जो कार्बन बजट है हमारा 2020 के 30 के पीरियड में ही। इसके अलावा जो कंबाइनिंग जो क्लाइमेट प्लेजेस हैं, ये आपके जो ट्रैक पर जिस तरीके से एमिशन चल रहा है वो एक ट्रैक पर है कि वे 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो जाएगा 2100 तक, और इसके अलावा जो पॉसिबल रेंजेस है कि ये रहेगा आपका 2.1 डिग्री सेल्सियस से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस रिपोर्ट ने ये इसके अंतर्गत ये जो एफर्ट जो कंट्रीज के द्वारा किए जा रहे हैं वह उसने रिपोर्ट ने ये दर्शाया है कि वह अभी नाकाफ़ी हैं, इनसफिशिएंट है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एनडीसी रिपोर्ट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मिशन ऑफ ब्लू फ्लैग है ये प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी इन द टूरिज्म सेक्टर थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड अदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के द्वारा। सेकंड में कहा गया है कि इसका जो सर्टिफिकेशन है ये अवार्ड किया जाता है बाय द डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जिसको हम FEE के नाम से जानते हैं। थर्ड, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज जो इंटरनेशनल इको लेबल जो ब्लू फ्लैग हैं ये अकॉर्ड किए जाते हैं। अभी जो 2 न्यू बीचेस को इसमें अकॉर्ड किया गया है, मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच को। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो मिशन ब्लू फ्लैग है
ये प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी इन द टूरिज्म सेक्टर और थ्रू द एनवायरमेंटल एजुकेशंस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस और अदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के द्वारा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको जो सर्टिफिकेशन है ये अवार्ड किया जाता है डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, जिसको हम FEE के नाम से जानते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा अभी हाल ही में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है इको लेबल ब्लू फ्लैग को, जो कि इंडिया के अंतर्गत है मिनीकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच, ये आपके लक्षद्वीप में स्थित हैं। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी दो बीचेस को, इंडिया के दो बीचेस को इसमें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, मिनीकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, ये दोनों लक्षद्वीप में स्थित हैं। अब भारत में जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले जो बीचेस हैं उनकी संख्या अब 12 हो गई है। इसके अलावा अगर हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये सर्टिफिकेशन अवार्ड किया जाता है डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, जिसको हम फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें, ये मिशन है ब्लू फ्लैग, ये प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी इन द टूरिज्म सेक्टर थ्रू द एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड अदर सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के द्वारा। ये अवार्ड किया जाता है बीचेस को, मरीनास को, साथ ही साथ जो सस्टेनेबल बोटिंग जो टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं उनको ये क्वालिफाई करते हैं ब्लू फ्लैग के लिए। आज जब वे फुलफिल करते हैं जो एनवायरमेंटल एजुकेशन और सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी जो क्राइटेरिया हैं उसके, अगर वो मीट करते हैं तो उसके बाद उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। अगर हम बात कर लें, जो अवार्ड है ये बेस्ड होता है कंप्लायंस ऑफ द 4 मेन कैटेगरीज के अंतर्गत, जिसमें आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, सेकंड वाटर क्वालिटी क्या है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, साथ ही साथ उस बीचेस पर क्या सेफ्टी एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अभी जो मिनीकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, इसके अलावा पहले 10 बीचेस को और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है, जिसमें आपका शिवराजपुर और घोगिला है जो कि आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा कासरकोड और पादुबिद्री है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कापड़ जो आपका केरला में स्थित है। इसके अलावा ऋषिकुंडा जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा जो गोल्डन बीच है ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। ये ईडन बीच और कोवलम जो बीच है ये तमिलनाडु में स्थित हैं। और जो अंडमान निकोबार में है वह राधानगर है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। और अभी दो जो कदमत बीच और मिनीकॉय थुंडी बीच को जो सर्टिफिकेशन दिया गया है वह लक्षद्वीप के अंतर्गत है। तो इससे अब जो भारत में जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की जो बीचेस की संख्या हो गई है वह 12 हो गई है। तो ये हमने बात की ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका IRNSS से संबंधित है। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये UPSC में आया हुआ एक क्वेश्चन है जो कि 2018 में ये पूछा गया था। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि IRNSS है, इसमें 3 सैटेलाइट्स जो कि जियो स्टेशनरी है और जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो IRNSS है ये कवर करता है एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया विल जो कि ऑन सैटेलाइट नेविगेशन होगा विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडिल ऑफ 2019 तक IRNSS के द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि IRNSS है उसमें जो 3 सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी हैं, तो ये करेक्ट है। इसके अलावा 4 जो सैटेलाइट्स हैं वो इसमें जियो सिंक्रोनस है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से इसमें 7 सैटेलाइट्स शामिल हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये कवर करता है एंटायर इंडिया, तो ये करेक्ट है। लेकिन इसमें जो बात की गई है कि 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, तो ये 5500 किलोमीटर नहीं है बल्कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर है बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये भारत का ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होगा जैसे कि GPS वगैरह हैं, जो कि फुल ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड कराएगा मिडिल ऑफ द 2019 तक, तो इस तरीके का इसमें ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये आपका फुल ग्लोबल कवरेज इसके द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो इसका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1 ओनली। अभी ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसरो इस पर वर्क कर रहा है कि इसमें सीरीज ऑफ इम्प्रूवमेंट किया जाए नाविक के अंतर्गत।
जो मेजर अपडेट है कि नाभिक में जो इसमें शामिल किया जाएगा L1 बैंड को, जो कि जीपीएस की तरह है, एक जीपीएस का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत जो सिविलियन जो नेविगेशनल यूज है IRNSS का वो इसके द्वारा किया जा सकेगा। अगर हम नाभिक की बात करें तो अभी इसमें ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स लगे हुए हैं, जिसमें 2 फ्रिक्वेंटली बैंड्स यूज किए जाते हैं, L5 और S बैंड्स। और जो इसका एक्सपेंशन किया जाएगा, इसमें L1 बैंड शामिल किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये सिविलियन सेक्टर्स में इसको यूज किया जा सकेगा। शिप्स और एयरक्राफ्ट के ट्रैवलिंग में इसको जो कंट्रीज के बॉर्डर से संबंधित हैं तो वह उनको इसमें यूज किया जा सकता है। नाभिक की अगर बात करें तो इसको वाइड रेगुलर अभी यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके साथ कंपेटेबल नहीं है। इसके अलावा जो अदर मेजर स्टेप्स लेने हैं कि वो इसकी जो सेफ्टी है सिग्नल्स की, उसकी सेफ्टी को इसके द्वारा इंक्रीज किया जाएगा। अगर हम बात करें, ये प्रिवेंट्स करेगा जो सिग्नल्स जो ब्रीच होने की संभावना है उसको भी। जो नाभिक की अगर हम बात करें IRNSS के रूप में जानते हैं, तो ये इसरो का कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स है, जो कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जीपीएस है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, जापान का क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है। इसके अलावा जो रसिया का ग्लोनास है उसकी तरह हम इसके अंतर्गत लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम नाभिक की बात करें तो ये 2 सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। एक तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज जो कि सिविलियन यूजेस के लिए की जा सकेंगी। इसके अलावा इसके अंतर्गत रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हैं जो कि स्ट्रेटेजिक जो यूजर्स हैं हमारे जैसे आर्मी है, नेवी है, तो उनके द्वारा इसको यूज किया जा सकता है, जो कि बेसिकली आपके डिफेंस पर्पजेस के लिए होंगे। इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें 3 जो सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, और जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं। और हर सैटेलाइट्स के अंतर्गत 3 रूबिडियम क्लॉक्स इसके अंतर्गत लगी हुई हैं, जो कि एक्यूरेट लोकेशन और डेटा को प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा जो IRNSS को जो डिज़ाइन किया गया है वो एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग के लिए किया गया है, साथ ही साथ टाइमिंग सर्विसेज के लिए किया गया है यूजर्स इन इंडिया। और इसके अलावा ये एक्सटेंडेड जो भारत का 1500 किलोमीटर का जो बाउंड्री है उस तक भी इसकी सर्विसेज को पहुंचाया जा सकेगा। इसकी 2 सर्विसेज हैं, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज और एक सेकंड है रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। इसके अलावा अगर हम जीपीएस की बात कर लें तो ये 24 सैटेलाइट्स नासा के द्वारा भेजी गई हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड आपको नेविगेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया नाभिक के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो अभी न्यूज़ में रहा उसको किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये आपको बताना है। इसमें ए है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड में बात की गई है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड में यूनेस्को और थर्ड में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये जो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है ये रिलीज किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि UN के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है। अगर हम WMO की बात करें तो ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर मेट्रोलॉजी के लिए। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत वेदर और क्लाइमेट से संबंधित डेटा को इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। साथ ही साथ जो ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी है और इसके अलावा जो जियोफिजिकल साइंसेस हैं उनके लिए ये काम करती है। अगर हम इसके फाइंडिंग्स की बात करें इस रिपोर्ट्स के, तो इसमें एटमॉस्फेरिक लेवल की जो बात की है वो 3 मेन ग्रीन हाउस गैस जो कि वार्म कर रही है हमारे प्लेनेट्स को, जिसके अंतर्गत है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, और जो कि 2021 में अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा इसमें जो बायोलॉजिकल जो ह्यूमन इंड्यूस जो प्रोसेस हैं वे इनके द्वारा इन ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज किया जा रहा है। और इसके अलावा जो इमिशंस है वो इंक्रीज हो गया है 10.6% बाय 2030 तक हो जाएगा, जो कि 2010 के लेवल से होगा। तो इन्होंने ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसको बढ़ने को लेकर कंसर्न्स जताया है। 2030 तक हम कितना पहुंच जाएंगे, 10.6% हम इंक्रीज कर जाएंगे 2010 के लेवल से। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो ग्रीन हाउस गैस जो बुलेटिन है वे किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन सैंडलवुड से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडियन सैंडलवुड है एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट स्पीसीज है जो कि नेटिव है इंडिया की केवल। सेकंड में आपसे कहा गया है कि इसका जो आईयूसीएन रेड लिस्ट स्टेटस है इंडियन सैंडलवुड का वह इंडेंजर्ड है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इन इंडिया इट मोस्ट ग्रोन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो इंडियन सैंडलवुड है ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो ये करेक्ट है। लेकिन इसमें ये बात की गई है कि ये नेटिव है इंडिया की ओनली, तो ये नेटिव इंडिया की ही नहीं बल्कि चाइना, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ इंडोनेशिया की भी ये नेटिव है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो आईयूसीएन रेड लिस्ट स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है, तो इसका स्टेटस इंडेंजर्ड नहीं बल्कि वल्नरेबल है, तो इसलिए जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये मोस्टली ग्रोन की जाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी क्या हुआ है, सैंडलवुड स्पाइक डिसीजेस को जो कि पहले केवल कन्फाइंड थे आपके फॉरेस्ट एरिया तक, वो अब कॉमर्शियल एरिया में भी स्प्रेड करने लगे हैं। अगर हम बात करें सैंडलवुड स्पाइक डिसीजेस के बारे में, तो इसका जो कारण है वो डिसीज है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, जो एक बैक्टीरियल पैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स है जो कि ट्रांसमिट हो जाता है इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा। इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें सैंडलवुड स्पाइक डिसीजेस के ओरिजिन की, तो ये जो डिसीज था फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था कोडागू डिस्ट्रिक्ट में इन 1899 में। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें जो सैंडलवुड की जो ट्रीज होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, और इसके अलावा जो लीव हैं वो इसकी जो लीव्स होती हैं वो येलो हो जाती हैं, और इसके अंतर्गत जो नई लीव्स उनका स्प्रूटेशन नहीं होता, और जो ट्री है वो विथ इन 4 ईयर्स वे ट्री डाई हो जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी फिलहाल इसका कोई क्योर नहीं है। इसमें जो सैंडलवुड स्पाइक डिसीज से जो ट्री इफेक्टेड हो जाता है उसको काटने के अलावा हम पर, जिससे कि वह स्प्रेड ना करे डिसीज, तो उसको काटने के अलावा हमारे ऊपर कोई चारा नहीं है। अगर हम कंसर्न्स की बात करें तो एवरी ईयर अबाउट 1 to 5% सैंडलवुड ट्रीज हम खो दे रहे हैं इस डिसीज के कारण। और इस जो डिसीज़ काफ़ी खतरनाक है कि इसमें जो पोटेंशियल है कि ये सारी जो नेचुरल सैंडलवुड पॉपुलेशन है उसको वाइप आउट कर सकता है, अगर हमने इसको रोकने के लिए मेजर्स नहीं लिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने मेजर्स नहीं लिए तो। इसके अलावा अगर हम सैंडलवुड की बात कर लें तो इंडियन सैंडलवुड है एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है जिसको हम शुष्क पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं, और ये नेटिव है चाइना का, इंडिया का, इंडोनेशिया का, ऑस्ट्रेलिया का और आपके ये फिलीपींस का। तो इसमें यूपीएससी का ये ग्रीन एरिया होता है, ये इस तरीके से क्वेश्चंस में हमें फंसाने की कोशिश करता है कि ये केवल इंडिया का आपका, क्योंकि अभी पुष्पा मूवी के कारण ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसमें फंसा सकता है कि इंडिया में ही केवल ये नेटिव है, तो इसमें इंडिया में ही नेटिव नहीं बल्कि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के अंतर्गत भी ये नेटिव प्लांट है। अगर हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग इसका यूज किया जाता है जो ड्यूरेबल है एस एल्बम, जो मोस्टली हार्वेस्ट किया जाता है फॉर इट्स टिम्बर। अगर हम इसके आईयूसीएन रेड लिस्ट की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड नहीं बल्कि वल्नरेबल है। भारत में अगर हम इसकी बात करें तो इसको चंदन की लकड़ी के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ इसको श्रीगंधा के नाम से भी जाना जाता है। जो सैंडलवुड है, जो चंदन की लकड़ी है, वो उसका भारत में एक स्पेशल प्लेस है इंडियन ट्रेडिशन के अंतर्गत, और उसमें जो क्रीमेशन किया जाता है, जो बॉडी को जलाया जाता है, तो उसमें भी चंदन की लकड़ी का यूज किया जाता है। अगर हम भारत की बात कर लें तो ये मोस्टली ग्रोन होता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में। तो मोस्टली इसका जो प्रोडक्शन है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ये हमने बात की इंडियन सैंडलवुड के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।